तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का, दैट इज़ आल्सो नोन एज दी COPD। तो यार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग का ये सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम लोग बहुत शॉर्ट में टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो उसी में से नेक्स्ट टॉपिक है वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का है। तो ये जो PDF है आपको मिल जाएगा, ये आपको बगल में मेरे टेलीग्राम का वो स्कैनर दिख रहा होगा, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ज़रूर आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। क्या कर रहे हो यार, जल्दी ज्वाइन करो। बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है COPD, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप बुक से एक बार ज़रूर देख लेना। तो फिर चलो जैसे कि हम लोग मेन हेडिंग को डिस्कस करते हैं, वैसे ही आज हम लोग इस वीडियो में भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन सेज कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ इज़ ए कैरेक्टराइज बाय एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये भी हम लोग का, जैसे कि हम लोग का अस्थमा था, ये भी हम लोग का क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर ही है, ठीक है। सो बट इसमें क्या है कि दैट इज़ नॉट फुल्ली रिवर्सिबल। हम लोग अस्थमा में देख रहे थे कि वो फुल्ली रिवर्सिबल था, लेकिन दोनों के बीच में बस यही डिफरेंस होता है कि ये इरिवर्सिबल होता है या फिर फुल्ली रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। So the airflow obstruction does not change markedly over several months and is usually progressive in लॉन्ग टर्म में ये प्रोग्रेस होता जाता है। तो COPD इज़ प्रीडोमिनेटली कॉज्ड बाय स्मोकिंग, ये आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है। तो COPD कंसिस्ट ऑफ टू सब टाइप, जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। एक होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा होता है एम्फाइसीमा। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है, तो डिफाइंड क्लिनिकली एज अ कफ प्रोडक्टिव स्पुटम फॉर एटलीस्ट 3 months इन ईच ईयर फॉर 2 consecutive ईयर। तो ये मैं आपको समझाता हूँ। तो हम लोग क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कब बोलेंगे, तो ये इसको हम लोग क्लिनिकली डिफाइन करते हैं जब आपको प्रोडक्टिव कफ आ रहा है, ठीक है। अगर कफ आपको हो रहा है, उसके साथ साथ आपको स्पूटम आ रहा है, अब एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 3 month तक ये आ रहा है, और ऐसा आपके साथ अगर 2 consecutive ईयर के साथ ऐसा हो रहा है, तो उसको हम लोग क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और वहीं पे हम लोग एम्फाइसीमा क्या होता है, सो इनलार्जमेंट ऑफ द एयर स्पेस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्योल्स इन द लंग, इधर फ्रॉम द डायलेटेशन, डिस्ट्रक्शन और डिस्टेंशन ऑफ देयर वॉल्स। तो ये हम लोग का एम्फाइसीमा होता है। अब देख लेते हैं इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ होते हैं इसके टोबैको स्मोकिंग। ये मैं जरूर से आपको रिकमेंड करूँगा कि पैथोफिजियोलॉजी आप लोग अच्छे से देख लेना एक बार फ्लो चार्ट के रूप में, या फिर मैं उसका अलग से वीडियो बना के डाल भी दूंगा, ठीक है। तो फिर टोबैको स्मोकिंग होता है। अबाउट 90% ऑफ केसेस दीज आर कॉज्ड बाय दैट सिगरेट स्मोकिंग ओनली, ओके। अब देख लेते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लाइक डस्ट से हो रहे हैं, केमिकल नॉक्सियस गैसेस एंड पार्टिकल्स सच एज कोल, ग्रेन, सिलिका, वेल्डिंग फ्यूम्स, आइसोसाइनाइड एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये एसोसिएटेड होता है डेवलपमेंट ऑफ दी COPD से। एयर पॉल्यूशन भी एक कॉज हो सकता है, जिसमें इंडोर एंड आउटडोर एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट टू दी दैट डेवलपमेंट ऑफ दी COPD। अब जेनेटिक्स होता है, तो ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है हम लोग का एम्फाइसीमा से, जिसमें हम लोग का डेफिशिएंट हो जाता है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन का, ठीक है। तो ये लेस देन 1% ही वैसे तो COPD का कॉज रहता है, बट दैट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विथ दैट एम्फाइसीमा। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फिर इस पे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें होता है एयर फ्लो लिमिटेशन इन स्मॉल एयरवेज में, ठीक है। तो ये कॉज्ड होता है बाय इन्फ्लामेशन, नर्विंग एंड इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट की वजह से। So there is increased number of goblet cell and size of bronchial submucosal gland resulting in mucus hypersecretion. These causes bronchial wall narrowing. तो इसमें आप लोग याद रखना कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होता है, तो हम लोग का जो गॉबलेट सेल रहता है वो नंबर में इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और वो फिर सिक्रेशन करने लगेंगे, जिसकी वजह से म्यूकस हाइपर सिक्रेशन, इसके वजह से ब्रोंकियल वॉल नैरोइंग हो जाता है, ठीक है। दिस इज कंपाउंडेड बाय, अब ये एग्रीवेटेड और किससे हो जाता है, तो सिलियरी डिसफंक्शन हो जाता है कॉज्ड बाय स्क्वैमस मेटाप्लेजिया ऑफ द एपिथेलियम। सो दिस ओवरऑल कॉजेज ब्रोंकियल वॉल नैरोइंग। तो ये हम लोग का हो गया क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का। अब देख लेते हैं हम लोग एम्फाइसीमा का। तो इसमें होता है एल्वियोलर वॉल्स आर डिस्ट्रॉय रिजल्टिंग इन बुल्ला फॉर्मेशन। तो इसमें हम लोग का जो टर्मिनल ब्रोंक्योल्स होते हैं, उसमें क्या होता है या फिर एल्वियोलाई हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोग का एयर ट्रैपिंग होने लगता है,
ये एयर ट्रैपिंग की वजह से हम लोग का जो ये एल्वियोलाई होता है वो ऐसे बड़ा हो जाता है, तो इसको हम लोग बुल्ला फॉर्मेशन कहते हैं। इसको हम लोग बुल्ला फॉर्मेशन होता है। तो ये मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बोल सकते हैं। जब HRCT हम लोग करवा के देखते हैं तो उसमें हम लोग को ये बुल्ला फॉर्मेशन दिखाई देता है, जिससे हम लोग वो भी एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन दी एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो ये डिस्ट्रॉइंग रिजल्टिंग इन बुल्ला फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ एडजेसेंट एल्वेओलाई। सो दिस रिजल्ट इन, इसकी वजह से क्या होता है, एयर ट्रैपिंग हो गया, तो हम लोग का अब ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है और यहाँ पे कलेक्शन होते जा रहा है हम लोग का CO2 का। तो इसके वजह से एक्सचेंज रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, देयर इज ए रिड्यूस इन एक्सचेंज एंड बिकॉज ऑफ विच द डिक्रीज इलास्टिक रिकॉइल, प्रोग्रेसिव एयर ट्रैपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेमेशन टेक प्लेस, ठीक है। तो इसका जैसे क्लिनिकल फीचर्स भी आगे देखेंगे कि हम लोग का बैरल चेस्ट हो जाता है, वो सब आगे, ठीक है। तो ये कॉस्ड बाई अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी। तो इसका भी एक पैथोफिजियोलॉजी है कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी की वजह से जो इलास्टेज होता है ना, वो इनहिबिशन नहीं हो पाता और वो डिस्ट्रक्ट करने लगता है हम लोग का एल्वियोलर एपिथेलियम को। तो ये हो गया इसका पैथोफिजियोलॉजी। अब देख लेते हैं सिम्टम्स। तो सिम्टम्स, तो ये ब्रेथलेसनेस, कफ यूजुअली वर्स इन द मॉर्निंग एंड प्रोडक्टिव ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कलरलेस स्पुटम। तो ये हो गया। वीज may occur typically on exertion or in exacerbation। अब देख लेते हैं गाइस इसमें साइन क्या क्या हमको हम लोग जो देखेंगे एज ए क्लिनिशियन। तो इन लोग का मैं टैकिपनिया, ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, देन पर्स्ट लिप ब्रीथिंग। तो इसका मैं आपको बगल में ये फोटो दिख रहा होगा। तो ये पर्स्ट लिप ब्रीदिंग होता है बिकॉज की एयर ट्रैपिंग होते जा रहा है, तो पेशेंट को ना बाहर एक्सपायर करने में दिक्कत होता है, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग बोलते भी हैं कि COPD हम लोग का इज़ अ डिजीज़ ऑफ एक्सपायरेशन, नॉट इंस्पिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन तो हम लोग ईजिली कर लेते हैं, बट इसमें एयर ट्रैपिंग की वजह से पेशेंट को एक्सपायर करने में दिक्कत होता है, तो वो एफर्ट से एयर एक्सपायर करता है, ठीक है। तो फिर और क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे, तो साइनोसिस, वीज, हाइपर इन्फ्लेमेशन, जिसका जैसे बैरल चेस्ट, ये बगल में आप लोग फोटो देख पा रहे होगे। तो फिर इसमें क्या होता है, AP डायमीटर इज, ये हम लोग का जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है इसके इक्वल हो जाता है। अब एब नॉर्मल पोजिशन, पेशेंट में लीन फॉरवर्ड एंड रेस्ट देयर आर्म्स ऑन द टेबल टू ईज ब्रीथिंग। तो ये होता है, इसको एक साइन बोलते हैं, आई डोंट नो, देख लेना आप लोग, ये पर्टिकुलर एक साइन नेम है। एंड ड्राउजीनेस, फ्लैपिंग, ट्रेमर एंड मेंटल कन्फ्यूजन बिकॉज ऑफ CO2 इंक्रीज एंड साइन ऑफ कोर पल्मोनरी एंड पेरिफेरल एडिमा एंड रेस्ट JVP। तो ये कोर पल्मोनेल क्या होता है, ये आपको समझना जरूरी है गाइस। तो अगर हम लोग के लंग की वजह से राइट साइड का हार्ट फेलियर अगर हो रहा है, ठीक है, राइट जिसमें हम लोग का राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा, तो उसको हम लोग कोर पल्मोनेल बोलते हैं। तो ये क्लिनिकल फीचर भी हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में। तो वैसे इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो हम लोग का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, जिससे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पेशेंट को अस्थमा है कि नहीं, ठीक है। तो फिर वो अस्थमा वाला आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हो, ऑलरेडी मैं उसको अपलोड कर दिया हूँ। तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या क्या करवाएंगे, तो वो चेस्ट एक्सरे करवाएंगे टू एक्सप्लोर अदर डायग्नोसिस, मे बी नॉर्मल और सो हाइपर इन्फ्लेमेशन दे सकता है, फ्लैट एंड डायाफ्राम एंड बुल्ला मे बी सीन, ठीक है। अब फुल ब्लड काउंट में इन दी क्रोनिक सेटिंग टू एक्सक्लूड एनीमिया एंड पॉलीसाइथेमिया, eosinophilia may be raised if asthmatic component present in the acute setting, white cell count may raised if underlying infection, CRP is useful acutely to identify infection, and urea and electrolyte करवा सकते हैं, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन in younger patient or in those who are not exposed to that cigarette smoking। अब देखते हैं स्पुटम, तो माइक्रोस्कोपी, कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा सकते हैं अगर हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है। एंड आर्टेरियल ब्लड गैस टिपिकली शोज टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो ये एक वो डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है गाइस। अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है तो उसमें हम लोग का टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, एंड अगर वो एम्फाइसीमा है तो देयर इज टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। अब वेरी इंपॉर्टेंट टू गाइड O2 थेरेपी एंड नीड फॉर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। ECG में मेसो साइंस ऑफ कोर पल्मोनरी, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि राइट साइड हार्ट फेलियर होता है बिकॉज ऑफ लंग, ठीक है। लंग हम लोग का पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से अगर राइट साइड हार्ट फेलियर हो रहा है तो उसको हम लोग कोर पल्मोनरी बोलते हैं। तो OP पल्मोनरी, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये सब देख सकते हैं। स्पायरोमेट्री, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि स्पायरोमेट्री पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। इट्स डायग्नोसिस टू डेमोस्ट्रेट एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन।
तो इसमें हम लोग का क्या होता है FE1, ठीक है, ये मैं आपको अस्थमा वाले में भी बता चुका हूँ। तो FeV1 अपॉन FVC, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड अपॉन फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो फिर ये हम लोग का लेस देन 70 होता है और यही डिफरेंशिएट करता है हम लोग का अस्थमा से। अगर लेस देन 70 आया है तो फिर वो हम लोग का ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर दिखाता है। लेकिन फिर ब्रोंको डायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट करवाने के बाद अगर फिर भी ये लेस देन 70% है तो ये हम लोग का दिखाता है ये COPD, और अगर मोर देन 70% है तो वो हम लोग का अस्थमा, ठीक है। तो फिर टू डिटरमाइन सीवियरिटी भी इसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। CT to investigate abnormality seen on chest X-ray may confirm emphysematous bulla, and echo to assess cardiac status if features of core pulmonary is suspected. अब हाँ, हम लोग आ जाते हैं मैनेजमेंट में। तो वैसे गाइस मैं आपको ज़रूर से रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर गोल्ड गाइडलाइंस वाला फॉलो करें, ठीक है। इसमें हम लोग चूँकि बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं तो फिर वो मैं अलग से वीडियो भी बना के डाल दूँगा जिसमें गोल्ड क्राइटेरिया होता है कि कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, ठीक है, उसके बेसिस पे। तो फिर चलो हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो फिर अगर अक्यूट केसेस आया है तो फिर हम लोग उसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो फिर कंट्रोल्ड O2 थेरेपी देंगे सबसे पहले। तो स्टार्ट एट 24 to 28% वाया वेंट्री मास्क एंड इंक्रीज अकॉर्डिंगली। एम फॉर O2 सेचुरेशन, हमको एम करना है कि O2 सेचुरेशन हम लोग का इंक्रीज़ हो और कहाँ तक हम लोग का टारगेट रहेगा कि 88 से 92% तक वो इंक्रीज़ हो जाए अगर सीवियरली डिक्रीज हो गया है तो। देन वी विल गिव दैट नेबुलाइज्ड ब्रोंकोडायलेटर salbutamol 5 mg and ipratropium bromide 500 microgram repeat is required. and steroid अगर बहुत एग्जेजर्बेट हो चुका है तो फिर उसमें हम लोग स्टेरॉइड ओरल प्रेडनिसोलोन 40 mg और 200 mg IV हाइड्रोकॉर्टिसोन दे सकते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड, देन कंसिडर IV एमिनोफाइलिन और साल्बुटामॉल इफ देयर इज इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स टू नेबुलाइजर्स। नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जिसको हम लोग NIPPV बोलते हैं। तो ये कब इफ़ नो रिस्पॉन्ड टू एबो, अगर एबो हम लोग जो जितना दिए हैं उससे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, एंड रेस्पिरेटरी रेट हैज़ बिन इंक्रीज टू मोर देन 30 पर मिनट, और हम लोग का जो pH है वो लेस देन 7.35 हो गया। सेटिंग्स आर गाइडेड बाई आर्टेरियल ब्लड गैसेस, सो considered ITU intubation and ventilation if inadequate response to EBO। अब हम लोग देख सकते हैं क्रोनिक, अगर ये तो हम लोग का एक्यूट वाला केसेस था, अगर क्रोनिक वाला केसेस में है तो इसमें हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो जनरल मैनेजमेंट वही होता है कि स्मोकिंग सीजेशन करवाएंगे क्योंकि कॉज ही इसका स्मोकिंग है, ठीक है। अब एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन प्लस वन ऑफ न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन ये हम लोग एडवाइस करते हैं। ये मोर्टिलिटी को बहुत हद तक डिक्रीज़ करता है गाइस। अब देख सकते हैं इनहेलर थेरेपी, तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट सावा जिसको बोलते हैं, शॉर्ट एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट सामा, एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट दैट इज लावा, एंड इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये हम लोग देख सकते हैं। अब ओरल थियोफाइलिन नाइस रिकमेंडेड टू थियोफाइलिन ओनली आफ्टर ट्रायल्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स और दोज हु कैन नॉट यूज़ इनहेल्ड थेरेपी, तभी हम लोग ये ओरल थियोफाइलिन उसको रिकमेंड करते हैं। म्यूकोलाइटिक्स दे सकते हैं, शुड बी कंसिडर्ड इन पेशेंट विथ अ क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ, एंड लॉन्ग टर्म O2 थेरेपी ऑफर अ पेशेंट विथ अगर हम लोग का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट 7.3 किलो पास्कल, और दोज विथ PO2 ऑफ 7.3 to 8 किलो पास्कल, एंड वन ऑफ द फॉलोइंग लाइक सेकेंडरी पॉलीसेथेमिया हो गया, नॉक्टर्नल हाइपोक्सीमिया, पेरिफेरल एडिमा, pulmonary hypertension etc. Prophylactic antibiotics like azithromycin prophylaxis recommended is in selective patient, and pulmonary rehabilitation and surgery resection of large bulle or lung volume reduction सर्जरी, ठीक है। लेकिन इसका जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट पूछेगा तो वो तो ऑब्वियसली हम लोग का लंग ट्रांसप्लांट होता है। अब देख लेते हैं हम लोग वो थोड़ा डिटेल में जाने से पहले कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। अक्यूट एक्जर्बेशन प्लस माइनस इन्फेक्शन हो सकता है, पॉलीसाइथेमिया, रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 2, then core pulmonary right sided heart failure secondary to chronic pulmonary hypertension, then pneumothorax and lung cancer। तो अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सीवियरिटी ऑफ COPD स्पायरोमेट्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको याद करना ही है और ये बहुत सिंपल भी है। तो एक तो सीवियरिटी के बेसिस पे, और ये एक जो रहता है हम लोग का ये तो सीवियरिटी हो गया एंड ग्रेड, देन उसको हम लोग फर्दर ए बी एंड ई ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें डिवाइड करने के बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेशेंट को मैनेज करते हैं,
ठीक है। तो फिर सबसे पहले देख लेते हैं सीवियरिटी ऑफ COPD बाई स्पायरोमेट्री। तो पोस्ट ब्रोंकोडाइलेटर FE1 बाई FEC का जो रेशियो है, अगर हम लोग का लेस देन 0.7, अगर हम लोग पोस्ट ब्रोंकोडाइलेटर के बाद, ठीक है, तो ये तो हम लोग का COPD है, तो ब्रोंकोडाइलेटर देने के बाद जो इसका रेशियो है ऑलवेज लेस देन 0.7 रहेगा। बट जो हम लोग का FE1 है, ठीक है, वो कितना % इम्प्रूव हो रहा है उसके बेसिस पे हम लोग सीवियरिटी को डिफाइन करते हैं। तो अगर हम लोग ब्रोंकोडाइलेटर देने के बाद जो FE1 का जो वैल्यू है वो 80% इम्प्रूव हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग स्टेज 1 या फिर माइल्ड केसेस बोलते हैं। अगर वो 50 to 79% हो गया तो स्टेज 2 या फिर मॉडरेट, एंड 30 to 49% हो गया तो स्टेज 3 या फिर सीवियर, एंड लेस देन 30% इंप्रूवमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग स्टेज 4, दैट इज़ वेरी सीवियर। अब सीवियरिटी ऑफ COPD बाई क्लिनिकल फीचर, ये तो हो गया कि हम लोग जब टेस्ट करवा के देंगे तब उसको हम लोग सीवियरिटी उसका डिसाइड करेंगे कि कितना सीवियर है पेशेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्लिनिकली कैसे उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा पेशेंट हमारे पास आया तो कितना सीवियर क्या है, तो इसमें हम लोग टोटल 5 ग्रेड रहते हैं गाइस। इसको हम लोग बोलते हैं MMRC, जिसको मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल डिस्मिना स्केल ये बोला जाता है, ठीक है। तो फिर देख MRC डिस्मिना स्केल, तो ग्रेड 1 किसको बोलेंगे, नॉट ट्रबल बाई ब्रीथलेसनेस एक्सेप्ट ऑन स्ट्रेनस एक्सर्शन। जब तक वो स्ट्रेनस एक्सर्शन नहीं करता तब तक उसको ब्रेथ लेने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती, तो वो हम लोग का ग्रेड 1 होता है। ग्रेड 2 होता है शॉर्ट ऑफ ब्रेथ व्हेन हरिंग ऑन लेवल ग्राउंड और वॉकिंग अप अ स्लाइड इंक्लाइन। थोड़ा सा ही अगर वो तेज़ चलने की कोशिश करता है या फिर थोड़ा सा इंक्लाइन आ जाता है उसमें चढ़ने की कोशिश करता है तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगता है, तो वो हम लोग का ग्रेड 2 है। ग्रेड 3 का बोलेंगे वॉक स्लोअर देन दी कंटेम्प्रेरीज बिकॉज ऑफ ब्रेथलेसनेस और हैज़ टू स्टॉप फॉर ब्रीथ व्हेन वॉकिंग एट सेम प्लेस। अगर एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है वो अपने सेम दोस्त जो उसके सेम उम्र का है, सेम जेंडर का है, उसके साथ वॉक करता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाता है, ठीक है, तो फिर उसको हम लोग ग्रेड 3 में बोलेंगे। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ग्रेड 4 का, तो स्टॉप फॉर ब्रीथ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर और स्टॉप आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वॉकिंग ऑन लेवल ऑफ ग्राउंड। तो एंड ग्रेड 5 कौन सा था, टू ब्रेथलेसनेस टू लीव द हाउस और ब्रेथलेसनेस ऑन ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग, तो ये हम लोग का सीवियरिटी मोस्ट सीवियर होता है ग्रेड 5। तो एक है गाइस, अब हम लोग स्टेप वाइज इनहेलर थेरेपी कैसे देंगे, ठीक है, तो फिर इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन है। तो फिर देख लेते हैं हम लोग, तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट और शॉर्ट एक्टिंग मस्करिनिक एंटागोनिस्ट सामा या फिर साबा शुरू में हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अगर ब्रेथलेसनेस उसके बाद रहा ही एंड हैव एग्जेजरेशन उसको परसिस्टेंट रहा ही, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अस्थमा फीचर ये आ रहा है या फिर स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव फीचर्स उसका क्या है वो देखेंगे हम लोग। तो अगर अस्थमा फीचर या फिर स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिवनेस फीचर्स आ रहा है तो फिर अगर हम लोग इसमें क्या देंगे, कंसीडर अ लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट दैट इज द लाबा, प्लस इनमें हम लोग ऐड करेंगे इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। अब इसके बाद भी वो रिमेन ब्रेथलेसनेस और हैव एक्सेजरेशन, तब हम लोग क्या करेंगे, ऑफर ट्रिपल थेरेपी जिसमें हम लोग लामा लाबा प्लस ICS इफ़ आर रेडी टेकिंग दैट SMA देन डिसकंटिन्यू एंड स्विच टू साबा। अगर अस्थमा जैसे फीचर नहीं आ रहे हैं एंड स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव फीचर उसमें है, ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, लाबा प्लस लॉन्ग एक्टिंग दैट मस्कुलिन एंटागोनिस्ट लामा इफ़ ऑलरेडी टेकिंग सामा देन डिसकंटिन्यू एंड स्विच करेंगे हम लोग साबा में। अब देखेंगे रिमेन ब्रेथलेसनेस और हैव एक्सेजरेशन, तब कंसिडर ट्रिपल थेरेपी करेंगे लामा लाबा प्लस इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो गाइस इस तरह से हम लोग का ये जो COPD है वो भी कवर हो चुका है। होप आपको समझ आया होगा। इसका जो गोल्ड गाइडलाइन है उसके ऊपर मैं या तो छोटा सा वीडियो बना दूंगा या फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डेफिनेटली आप लोग जाके देखो, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग का जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो फिर डेफिनेटली से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको ये PDF ईजिली अवेलेबल हो जाए, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपकी एग्ज़ाम बहुत पास हो तो डेफिनेटली आप जल्दी जल्दी इसको पलट के देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।